हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना सीखो। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और हमेशा दीन दुखियों की मदद करूंगी। राधा का बचपन सुख और ऐश्वर्य में बीता। वो सोने की चूड़ियाँ पहनती, महंगे कपड़े पहनती और गांव के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलती। तभी एक दिन हरिचंद्र का छोटा भाई गोविंद, जो शहर में रहता था, वो गांव आया। भैया, शहर में एक शानदार व्यापार का मौका है, बर्तन बेचने का व्यापार। अगर आप अपनी सारी जमीन बेच दें और उसमें निवेश करें तो सालों में दौलत दोगुनी हो जाएगी। नहीं गोविंद, ये जमीन मैंने अपनी बेटी राधा की शादी के लिए बचा कर रखी है, उसे मैं नहीं बेच सकता। ये सही कह रहे हैं देवर जी। आपके दो दो बेटे हैं जो आज नहीं तो कल कमाने लगेंगे और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो केवल राधा है, जिसकी शादी के बाद बुढ़ापे में हमारा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होगा, सिवाय हमारी जमा पूंजी के। मेरे दोनों बेटे रूपम और अनुपम पर जितना अधिकार मेरा है, उतना ही आप लोगों का भी है भैया भाभी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम तीनों बाप बेटे आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। गोविंद सही कह रहा है पार्वती, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। वो कभी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। ये मौका गंवाना मूर्खता होगी। सोचो, हम बिना कुछ किए कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। पार्वती के हाँ कहने पर हरिचंद ने अपनी सारी जमीन बेच दी और सारा पैसा गोविंद को सौंप दिया। तभी कुछ महीनों बाद गोविंद घबराते हुए हरिचंद के पास आया। अनर्थ हो गया भैया, अनर्थ हो गया। व्यापार में घाटा हो गया और आपका सारा पैसा डूब गया। हम दिवालिया हो गए। ये सुन हरिचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुखी स्वर में बोला, अब मेरी बेटी राधा की शादी कैसे होगी गोविंद? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दी थी। राधा के लिए एक सुंदर सा लड़का भी देख लिया था। इस घाटे ने मेरे और पार्वती के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पार्वती हरिचंद को कोसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये गलती मत करना। व्यापार चालू करना मतलब लॉटरी खेलने जैसा होता है। चल गया तो चांद तक पहुंच सकते हैं और ना चला तो धरती पर भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मुझे माफ कर दो पार्वती, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अब ठाकुर हरिचंद को घर खर्च और दवा दारू लाने के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, जिसे ना चुका पाने के कारण उसकी बाकी जमीन जायदाद को भी साहूकारों ने अपने कब्जे में ले लिया और वो तीनों सड़क पर आ गए। हम कहाँ जाएंगे जी? राधा को बहुत भूख लगी है और यहाँ एक सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। हरिचंद इस अपमान और दुख को और नहीं सहन कर पाता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। राधा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अब मेरा जाने का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना। हरिचंद की मौत से पार्वती भी अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी और एक दिन राधा को अनाथ छोड़कर वो भी चल बसी। मानना पड़ेगा, मेरे प्यारे भैया और भाभी तो एक नंबर के भोले, या सच कहूँ तो मूर्ख थे। बिना लिखा पढ़ी के ही मुझे अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, जिससे मैंने खूब पैसा कमाकर तुम दोनों की शादी एक अच्छे अमीर घराने में की और उनका ये घर भी अपने आदमी को साहूकार बनाकर खरीद लिया। और वो यही समझते रहे कि मैं दिवालिया हो गया था। जरा धीरे बोलिए ससुर जी, कहीं वो करमजली राधा ये सब ना सुन ले। मैंने सुना है वो अब घर घर घूमकर बर्तन मांजती है। एक काम कीजिए, उसे हमारे यहाँ रख लीजिए। सही कहा दीदी, कोई तो अपनी रिश्तेदारी वाला होना चाहिए जिसे हम अपनी रईसी दिखा सकें। गोविंद ऐसा ही करता है और राधा को अपने घर बर्तन मांजने के काम पर रख लेता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। एक दिन
मैंने सारे बर्तन मांज दिए हैं चाचा जी, अब क्या करूं? ए राधा, मुझे चाचा वाचा मत बोला कर। मैं इस घर का मालिक हूँ और तू मेरी नौकरानी, इसीलिए मुझे सेठ जी कहकर पुकारा कर, समझी? राधा ये सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर खामोशी। हे भगवान, ये कैसा खेल रचाया है। मेरी भाभियां शहर की रानियां बन गई और मैं यहाँ इस टूटी चप्पल में। तभी उसकी बड़ी भाभी चमेली अपने भारी गहनों और रेशमी साड़ी को हवा में लहराती हुई आई। उसके साथ उसकी छोटी भाभी मालती भी थी, जो उससे भी ज्यादा सज धज कर आई थी। अरे राधा, ये क्या हाल बना रखा है? फटे कपड़े, रूखा चेहरा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ठीक से पहनने खाने को भी नसीब नहीं होता। सही कहा चमेली दीदी, मैंने सुना है बचपन में ये राधा अपने बाप का महंगा महंगा गहना पहनकर हमारे पतियों को खूब जलाती थी। अब देखो इसकी हालत, लगता है 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। दीदी, माना मैं भूखी हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अपने बर्तन मांजने की मेहनताने के सिवाय मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। और अगर तू मांगेगी तब भी हम तुझे देंगे नहीं, भिखारिन कहेंगी। तुझसे अच्छा तो हमारे घर के कुत्ते लगते हैं। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी भाभियां उसकी गरीबी का मजाक तो बना रही थी, लेकिन उसके छुपे दर्द को कोई नहीं समझ पाया। फिर भी राधा ने खुद को संभाला और उनकी बातों का जवाब दिया। दीदी, मैं यहाँ खुश हूँ, बस आप लोग खुश रहें। वैसे गांव के हाल पूछने आई थी या कोई और काम है? गांव के हाल पूछने का हमारे पास टाइम नहीं है राधा, हम तो अपनी नई हवेली का न्योता देने आए हैं। हाँ राधा, शहर में हमने 3 मंजिल की हवेली ली है, हर कमरे में पंखा और हर खिड़की से नजारा। तो आएगी तो तेरी तो दुनिया ही बदल जाएगी। बहुत अच्छा किया दीदी, भगवान आपका भला करें। दोनों भाभियां गर्व से मुस्कुराईं और राधा की गरीबी को एक बार फिर अपनी अमीरी से रौंदते हुए चली गई। राधा ने चुपचाप उनके जाने के बाद अपना चूल्हा बुझाया और सोचा कि क्या ये भगवान का इंसाफ है। भगवान, आप मुझे गरीब बना सकते हैं, पर मेरी आत्मा का ये स्वाभिमान कभी मत छीनना, जो अपनी अमीर भाभियों द्वारा नीचा दिखाए जाने पर भी झुकता नहीं है। कुछ दिनों बाद राधा को भी शहर जाने का मौका मिला। उसकी एक पुरानी सहेली ने उसे बुलाया था। वो पहली बार अपनी भाभियों की हवेली में गई। अरे वाह राधा, तो यहाँ कैसे? लगता है तेरी सहेली ने तुझे भेजा है ताकि हमारी राधा को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओफो राधा, तेरे पास पहनने के लिए ढंग की साड़ी भी नहीं है। चल, हम तुझे कुछ नए कपड़े दिलवा देते हैं, और साथ में थोड़े गहने भी। आखिर तू हमारी ननद है, गरीब दिखेगी तो हमारी इज्जत कम होगी। राधा ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया और उन्हें धन्यवाद दिया। वो समझ गई थी कि उसकी भाभियां उसके साथ एक भद्दा मजाक कर रही हैं। दीदी, अगर आप मुझे देना चाहती हैं तो बस थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए, मुझे गहनों और कपड़ों की जरूरत नहीं। वाह राधा, अब तो हमें ज्ञान भी देगी, अपनी औकात मत भूल, मजनी कहीं की। राधा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद हालात ने नया मोड़ लिया। एक दिन गांव के सरपंच राधा से बोलते हैं। सुनो राधा बेटी, तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत साल पहले 10,000 रुपए उधार दिए थे। ये लो, आज मैं ये तुम्हें वापस लौटाता हूँ। अब तुम्हें अपनी भाभियों की दया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरपंच जी, मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ, ये मदद मेरे लिए बहुत बड़ी है। उन पैसों से राधा ने बर्तन बेचने का व्यापार चालू किया। कुछ ही महीनों में राधा का व्यापार चल पड़ा और वो अपनी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव के कारण गोविंद से भी बड़ी व्यापारी बन गई। उसकी भाभियों ने जब ये सुना तो वे चौंक गईं। राधा, हमने सुना है तू अब शहर की सबसे बड़ी व्यापारी बन गई है। दीदी, ये सब भगवान की कृपा और आप दोनों के ताने तराने का कमाल है। अगर आपने मुझे ताने ना मारे होते तो मैं शायद कभी मेहनत ना करती। चमेली और मालती ये सुनकर शर्मिंदा हो गईं।
दूसरी तरफ राधा का व्यापार खूब बढ़ने लगा और गोविंद के अहंकार और धोखाधड़ी के कारण उसके बर्तन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता और एक दिन वो सच में दिवालिया हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विमला के 4 बेटे थे, दिलीप, अनिल, भरत और अरुण। चारों के चारों आलसी और निकम्मे थे। विमला बेचारी कुछ घरों में जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन विमला की सहेली, क्या हुआ विमला, किस चिंता में बैठी हुई हो? क्या बताओ साधना, तुम तो जानती हो कि मेरे चारों बेटे कितने आलसी हैं। इनके पिता तो इनके बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाकर इनका पेट पाला, पूरी जिंदगी काम करती रही। मुझे तो लगता था कि 4 बेटे हैं, मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। मेरे बेटे काम धंधा करेंगे और मैं अपनी बहुओं पर घर का सारा काम सौंप कर आराम करूंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मेरे चारों बेटे एक नंबर के निकम्मे हैं। कितना कहती हूँ इन्हें कि कुछ काम कर लो, मेहनत करो, लेकिन इनके कानों पर तो जूं ना रेंगती है। हाँ विमला, मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम तो मेरी इतनी पुरानी सहेली हो। मैंने इतने सालों में तुम्हें अपने घर के लिए खून पसीना एक करते हुए देखा है। अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आने ही चाहिए। मुझे लगता है कि जब इनकी शादी हो जाएगी ना, तब ये सुधर जाएंगे। इनके हाथ पीले कर दो। एक बार इन पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, तब देखना ये चारों कैसे लाइन पर आ जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अरे लेकिन इन निकम्मों को लड़की देगा कौन? कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के के गले में बांधेगा जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हैं? मेरे मायके के गांव में एक गरीब मजदूर है बिरजू। बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी बीमार बीवी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उसकी बीवी तो ना बच सकी और उसके ऊपर उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। अब उसकी चारों बेटियां भी शादी लायक उम्र की हो गई है। तुम चाहो तो मैं उससे बात करके देख सकती हूँ। चारों बहनें एक ही घर में जाएंगी तो उनके लिए भी अच्छा ही होगा ना। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम बात कर लो, अगर बात बन गई तो अच्छा ही है। साधना बिरजू के घर जाकर उससे विमला के बेटों के रिश्ते के बारे में बात करती है। बिरजू बहुत खुश हो जाता है। अरे साधना बहन, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी चारों बेटियां एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। चारों बहनें एक साथ जैसे इस घर में रहती हैं, वैसे ही उस घर में रहेंगी और उस घर को अपना बना लेंगी। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बिरजू शादी के लिए हाँ कह देता है और दिलीप के साथ सुनीता, अनिल के साथ मनीषा, भरत के साथ यामिनी और अरुण के साथ विद्या की शादी हो जाती है। विमला की चारों बहुएं गृह प्रवेश करके घर आ जाती है। चारों घर को देखती है और धीरे से बात करती है। सुनीता दीदी, ये घर तो हमारे घर जैसा ही है, छोटा सा और रंग उड़ा हुआ। वहाँ देखो, दीवार के कितने पोपड़े गिरे हुए हैं। पिताजी ने क्या सोचकर हमारी शादी ऐसे घर में करा दी? विद्या, ऐसा नहीं कहते। अब जैसा भी है ये हमारा घर है। लेकिन दीदी, विद्या तो ठीक ही कह रही है। हमने तो सोचा था कि हमारे मायके से हमारे ससुराल की हालत थोड़ी तो अच्छी होगी, लेकिन ये घर देखकर तो लग रहा है कि इनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। उनकी बातें और मुरझाए हुए चेहरे देखकर विमला समझ जाती है कि क्या बात है। और फिर बेटी विद्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबको कैसा लग रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि उसे मायके से उसका ससुराल धनवान हो। उनकी जो इच्छाएं उनके मायके में पूरी नहीं हो पाती, वो ससुराल में जाकर पूरी हो। लेकिन मेरी वजह से तुम सबके सपने टूट गए। मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं हम सब में से बड़ी हूँ। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहनों के कहने का ये मतलब नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं। मेरे लिए तो हम सब बहनें जीवन भर एक साथ रहेंगी, यही बहुत है।
आप चिंता मत कीजिए। सुनीता की बातें सुनकर विमला चुप हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला की चारों बहुएं देखती है कि उनके पति कोई भी काम नहीं करते हैं और एक दिन, दीदी हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन हमारे पति अभी तक काम पर नहीं जा रहे हैं। चारों अभी भी घर में बैठे हुए हैं। हाँ देखो तो, माँ जी रोज सुबह जाकर काम करती है। उनकी तो उम्र हो गई है और ये 4 हट्टे कट्टे होकर भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें उन सब से एक बार पूछ लेना चाहिए, माँ जी कब तक काम करती रहेंगी। हम कल माँ जी के बाहर जाने के बाद सबसे बात करते हैं। अगले दिन चारों बहनें एक साथ खड़ी हो जाती है। दिलीप, अनिल, अरुण और भरत चाय पी रहे थे। तब सुनिए जी, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए भाभी, क्या हुआ? हम कितने दिनों से देख रहे हैं आप सब घर में ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम वाम नहीं करते। ऐसा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी करनी चाहिए? नहीं, हमें नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। नौकरी मतलब दूसरों की गुलामी करना, और गुलामी करना हमारे शान के खिलाफ है। ऐसी कैसी शान जो अपनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में काम करने पर मजबूर कर दे। आपको अंदाजा भी है कि माँ जी कितनी थक जाती है इतने घरों में काम करके। अगर आप सब काम करने लग जाए तो उन्हें आराम मिलेगा और घर में ज्यादा पैसे आएंगे। हाँ, आगे जाकर हम सबका परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे आएंगे तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अरे तब की तब देखेंगे, अभी से उसके बारे में सोचकर क्यों टेंशन लेकर बैठना। चलो तुम भी अब ये सब बातें छोड़ दो और हमारे साथ आकर चाय पियो। उन भाइयों की बातें सुनकर सुनीता, मनीषा, विद्या और यामिनी समझ जाती है कि इन सब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन जब विमला काम पर जाने के लिए निकलती है, तब रुकिए माँ जी, आज से हम भी आपके साथ काम पर आएंगी। क्या? तुम आकर क्या करोगी? माँ जी, घर में खाने वाले इतने मुंह हैं और कमाने वाली सिर्फ आप अकेली। हमने कल आपके चारों बेटों से बात की, लेकिन उनके बात सुनकर हम समझ गए कि वो सब काम नहीं करेंगे। काम करना उनके फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ जी, इसलिए हमने सोच लिया है कि आज से हम आपके साथ काम पर आएंगे। परिवार बड़ा है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए ना, और हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ऐसे लोगों के घर जाकर बर्तन मांजे और काम करे। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी मेरे जैसी नौकरानी बनकर रहो। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि सबको तुम पर नाज हो। लोग तुम्हें मेरी बहू नहीं, मुझे तुम्हारी सास के नाम से पहचाने। विमला अपने काम पर चली गई। आज उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक साधु उनके द्वार पर आए। अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। रुकिए बाबा, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर सुनीता पूरे किचन में ढूंढती है। उसे एक मुट्ठी चावल मिलते हैं। वो लेकर साधु को देती है और ये लीजिए बाबा, मेरे पास अभी इन मुट्ठी भर चावल के सिवा कुछ नहीं है। मैं समझ गया बेटी, लेकिन अगर घर के मर्द कुछ काम नहीं करते तब स्त्री को मर्दों के काम करने पड़ते हैं। तुम चारों बहनें अपने घर का भार उठा सकती हो। स्त्री में समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। मैं समझ गई बाबा कि आप क्या। मुझे अपनी दुकान में बेचने के यही अचार और पापड़ बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, क्या आप दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं और मेरी बहनें मिलकर आपकी पूरी ऑर्डर दे देंगी। ठीक है, मुझे महीने के 50 किलो अचार और 100 किलो पापड़ चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्डर मिलने पर सुनीता और उसकी बहनें बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर बहुत मेहनत से अचार और पापड़ बनाने लगती है। विमला भी उनकी मदद करती है। 1 महीने के बाद व्यापारी से उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो और ज्यादा सामान खरीद कर लाती है और उनसे और ज्यादा मात्रा में अचार और पापड़ बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचने लगती है। उनका ये बिजनेस देखकर उनके पतियों को भी अपनी भूल समझ आती है और वो अचार और पापड़ का सामान लाना और उसकी डिलीवरी करना, इन कामों में मदद करने लगते हैं। एक दिन, माँ जी, आज हमें अचार पापड़ का बिजनेस करते हुए 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीनों में हमें बहुत मुनाफा हुआ है। ये लीजिए वो सारे पैसे जो हमने इन महीनों में कमाए हैं। नहीं बेटा, इन पैसों पर तुम बहनों का हक है। तुम चारों ने इतनी मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं।
माँ जी, हमारा अचार और पापड़ आसपास के शहरों में बिक रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अचार और पापड़ बनाने की अपनी एक कंपनी खोल दे। कंपनी खोलने से हमें ज्यादा अच्छा अचार और पापड़ बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी। साथ ही उनके काम करने के लिए औरतें और मजदूरों की भी जरूरत होगी ना। हम जरूरतमंदों को काम पर रखेंगे, इससे उन्हें भी काम मिलेगा और उनके बच्चों को रोटी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छे विचार है। तुम ये पैसे भी रख दो और अपने कंपनी में लगाओ। मेरा आशीर्वाद है तुम चारों को कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। कुछ दिनों के बाद सुनीता और उसकी बहनें एक कंपनी खोल देते हैं, जिसका नाम वो रखती है विमला फूड प्रोडक्ट्स। विमला के हाथों वो कंपनी का उद्घाटन करती है। कुछ ही सालों में विमला की बहुओं की कंपनी कई शहरों में अपने ब्रांचेस खोल देती है। सुनीता और उसकी बहनों को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। चारों बहनें स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है। तभी वो अपनी प्यारी सास को स्टेज पर बुलाती है और अपना अवार्ड विमला को डेडिकेट करती है। विमला की आंखें अपनी चारों बहुओं की सफलता देखकर खुशी की आंसुओं से भर आती हैं। माँ जी, अब तो राशन भी खत्म हो गया है। पता नहीं हमारा आगे का गुजारा कैसे होगा। क्या रसोई घर में अब कुछ नहीं बचा है? नहीं माँ जी, मुश्किल से 2 दिन का खाना बनाने लायक आटा चावल रखा है। समझ नहीं आ रहा इस कंगाली से कब छुटकारा मिलेगा। बहू किस्मत के आगे अच्छे अच्छे मजबूर हो जाते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक कहा माँ जी। राजेश की अभी तक नौकरी नहीं लगी? नहीं माँ जी, वो तो दिन रात अपने लिए काम ढूंढते रहते हैं। जब से राजेश की नौकरी गई है तब से इस घर में गरीबी आ गई। पता नहीं कब उसे नई नौकरी मिलेगी। यहाँ तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली माँ जी, इसीलिए उन्हें दूसरे शहर नौकरी की तलाश में जाना पड़ा। और देखिए वहाँ भी वो सिर्फ दर दर भटक रहे हैं। अब तो बस उसके घर छोले भटूरे बना रही थी माँ जी। अच्छा। शाम को आरती घर में अपना काम कर ही रही थी और उसकी सास सरला घर के बाहर आंगन में बैठी थी। तभी आरती को लगता है कि उसकी सास किसी से बातें कर रही है, लेकिन आरती अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि वो बाहर जाकर देखती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सरला घर में आती है और आरती के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आप किससे बात कर रही थी? कोई आया था क्या घर पर? हाँ बहू, अपनी पड़ोसन ममता ही आई थी। मैं उसी से बात कर रही थी। अच्छा, ममता आई थी। क्या कह रही थी ममता? ममता ने कहा कि आज आरती ने बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए थे। सभी मेहमानों को इतने पसंद आए कि सब ने अपनी उंगलियां चाट दी। क्या सच में? चलो ये तो अच्छा हुआ कि सबको मेरे बनाए छोले भटूरे पसंद आ गए। हाँ। अच्छा तू ये बता, राजेश का कोई फोन आया तेरे पास? अब तक उसकी कहीं नौकरी लगी या नहीं? नहीं माँ जी, और अब तो 2 वक्त का राशन भी नहीं बचा हमारे पास। देख बहू, अब हम ज्यादा वक्त राजेश के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं माँ जी? छोले भटूरे कैसे रहेंगे? मतलब मैं समझी नहीं माँ जी। जब तू इतने अच्छे छोले भटूरे बना लेती है तो क्यों ना हम छोले भटूरे बनाकर बेचे। आपका आइडिया तो अच्छा है माँ जी, लेकिन इसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे ना। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। अब तो हम ममता से भी पैसे उधार नहीं ले सकते। बेचारी पहले ही वो हमारी कितनी मदद कर चुकी है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अच्छा चल फिर सो जा, ज्यादा परेशान मत हो। भगवान जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। अगले दिन सुबह सरला अपने घर के बाहर एक ठेला खड़ा देखती है और फिर उसके बारे में आरती से पूछती है। आरती, आज घर के बाहर ये ठेला किसका खड़ा है? ये हमारा है माँ जी। हमारा? लेकिन इसे यहाँ कौन लाया और क्यों? आपने कल रात मुझे छोले भटूरे बेचने का आइडिया दिया था ना, तो बस ये उसी के लिए है। और देखिए, छोले भटूरे बेचने के लिए सब तैयार भी है। क्या? मगर इस सब के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो तूने इन सब का इंतजाम कैसे किया? वो माँ जी, मेरे पास एक पुरानी सोने की चेन रखी थी, उसे गिरवी रखकर मुझे जो पैसे मिले मैं उससे छोले भटूरे का सामान ले आई और ये ठेला 1 महीने के लिए मैंने किराए पर ले लिया। क्या? लेकिन बहू, तुझे अपनी सोने की चेन गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते। पता नहीं माँ जी, हमें वो दूसरा रास्ता कब मिलता
और वैसे भी छोले भटूरे बेचने का आइडिया भी कोई बुरा नहीं है। देखना, हमारे छोले भटूरे के ठेले पर ग्राहकों की इतनी भीड़ लगेगी कि मैं अपनी सोने की चेन कर्जा चुकाकर वापस ले आऊंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चल, मैं भी तेरी कुछ मदद करवा दूं छोले भटूरे बनाने में। आप रहने दीजिए माँ जी, सारा काम हो गया है। बस अब ये सामान ठेले पर रखना है और अपने काम का शुभारंभ करना है। थोड़ी देर बाद आरती अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है और शाम होते ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे अरे, आराम से भैया, बस अभी आपको छोले भटूरे देती हूँ। और आप भाई साहब, आप बताइए आपको कितनी प्लेट छोले भटूरे देने हैं? एक प्लेट 30 रुपए की है। अच्छा, आपको 2 प्लेट छोले भटूरे के लिए पैक करने हैं, घर के लिए ना। बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको छोले भटूरे देती हूँ। सभी ग्राहकों को छोले भटूरे बेचकर आरती अपने घर वापस जाती है। आ गई बहू, कैसा रहा आज का दिन? पूछिए मत माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मतलब, तेरे छोले भटूरे नहीं बिके क्या? नहीं नहीं माँ जी, बल्कि आज पहले ही दिन छोले भटूरे इतने ज्यादा बिक गए कि मेरे ठेले के सारे छोले भटूरे खत्म हो गए। और ये देखिए, आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए। मेरी ये पहली कमाई है, मेरी तरफ से इसे आप रखिए। ये देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। ऐसे ही खूब तरक्की करो बहू। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही है माँ जी। अच्छा चल, अब खाना खा ले। मैं तो अभी आई हूँ माँ जी। खाना खाने के लिए पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाना बना दिया है। अब तू इतनी मेहनत कर रही है तो मैं क्या इतना सा भी काम नहीं कर सकती? आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। इसके बाद सास बहू दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन आरती दोबारा अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचने के लिए निकल पड़ती है और इस बार भी आरती के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अगर छोले भटूरे बेचने का आइडिया पहले आ जाता तो अब तक हमारे हालात कितने सुधर जाते। अगर ऐसे ही बिक्री होती रही तो मुझे लगता है कि इस ठेले से मैं अपनी नई दुकान खड़ी कर लूंगी। अच्छी खासी कमाई हो जाने के कारण आज भी आरती खुशी खुशी घर लौटती है। आ गई बहू, देख जरा घर पर कौन आया है। ये तो पहर से तेरे आने का इंतजार कर रहा है। राजेश जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं, मगर अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अपना ये काम बंद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों आरती? माँ जी, इसी काम ने हमें मुसीबत से बचाया और इनकी नौकरी का क्या पता, आज है कल नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने निर्णय किया है कि मैं छोले भटूरे का ठेला लगाना बंद नहीं करूंगी। और माँ जी, देखना, एक दिन यही ठेला हमारा एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ये सब बेकार के सपने हैं आरती, भूल जाओ इन्हें। ये देखिए राजेश जी, ये मेरी एक एक दिन की कमाई है जो मैंने आज छोले भटूरे बेच कर कमाई है। क्या बस एक दिन की? इतनी तो मेरी एक महीने की तनख्वाह नहीं है। आरती, तुम सच कह रही हो? हाँ राजेश जी। बेटा, अगर बहू का मन है तो उसे करने दे जो वो करना चाहती है। अच्छा, तो जैसा आप दोनों को ठीक लगे। शुक्रिया राजेश जी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अच्छा, तो क्या आज मुझे खाने में तुम्हारे हाथ के बने छोले भटूरे मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। आरती रोज छोले भटूरे का ठेला लगाने लगी और धीरे धीरे उसके हाथ के बने छोले भटूरे हर जगह मशहूर हो गए और साथ ही ठेले की जगह छोले भटूरे की एक नई दुकान भी खोल ली। बहू, नाश्ता तैयार है या नहीं? बस तैयार है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। नैना का बना नाश्ता देखकर उर्मिला सटपटा जाती है। ये क्या बना दिया तूने बहू? पहले तो कभी ऐसा नाश्ता नहीं देखा मैंने। अरे माँ जी, मैंने ये डिश ट्राई की है। कल ही मैंने ये डिश YouTube पर देखी थी। वीडियो में दिखाया था कि रात की बची रोटियों से सुबह को टेस्टी नाश्ता कैसे बनाए, तो मैंने सुबह ही डिश तुरंत सबके लिए बना ली। क्या ये रात की रोटियों से बनाया है तूने? हाँ माँ जी, अच्छा बना है ना? देखा, रोटियां भी वेस्ट नहीं गई और टेस्टी नाश्ता भी बन गया। हाँ ठीक ही है, अब तूने बना ही दिया है तो खा ही लेते हैं। अरे पूजा, तुम भी खाओ और खाकर बताओ कैसा बना है ये नाश्ता। नहीं नहीं भाभी,
आप ही खाइए इसे। मैं सुबह सुबह ये बासी रोटी का बना नाश्ता नहीं करना चाहती। आप ऐसा करिए, मेरे लिए दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही दे दीजिए, मैं उसी से नाश्ता कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेकर आती हूँ। सब लोग अपना नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह, अपने ही किचन से आ रही है माँ। जरूर भाभी फिर से कुछ नया बना रही होंगी। तू सही कह रही है। मैं तो यही चाहती थी कि मेरे घर में एक ऐसी बहू आए जो अच्छा अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाए, और देखो वैसी ही बहू मुझे मिली है। मगर ये तो पूरा पूरा दिन रसोई में ही रहती है। खाना बनाने के सिवा तो इसे दूसरा और कोई काम नजर ही नहीं आता। लंच का टाइम भी हो रहा है। चलिए माँ, देखते हैं आज भाभी ने क्या बनाया है। हाँ ठीक है, चलते हैं। पूजा और उर्मिला दोनों नैना के पास जाते हैं। आज खाने में क्या बनाया है बहू? देखिए माँ जी, आज मैंने आलू टिक्की ट्राई की है। चक्कर बताइए कैसी बनी है। आलू टिक्की? अरे, सब्जी बनाने के लिए जो आलू घर में रखे थे, कहीं उसकी ही तो टिक्की नहीं बना दी तूने? जी माँ जी, उन्हीं आलू से ही तो मैंने ये चटपटी टिक्की बनाई है। आप खाइए तो सही। अरे, वो आलू तो मैंने सब्जी बनाने के लिए रखे थे। अब सिर्फ ये टिक्की खाने से कैसे पेट भरेगा? उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, आप ये टिक्की खाइए। इतने में मैं आपके लिए कोई और नई डिश बना देती हूँ। अब क्या बनाएगी? घर में रखी सारी सब्जियाँ तो खत्म हो गई है। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, वो मैं YouTube से देखकर कोई ना कोई डिश बना लूंगी। चिंता तो करनी पड़ेगी बहू। तेरी कुकिंग कब घर में बजट से बाहर जा रही है पता ही नहीं। अरे भाभी, माँ की बातों को छोड़िए और मुझे टिक्की दीजिए। मुझे तो ये देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो पूजा, और खाकर बताओ कैसी बनी है ये गर्मा गर्म चटपटी आलू टिक्की। ये तो बहुत बढ़िया बनी है भाभी। क्या मुझे एक और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उर्मिला को नैना की कुकिंग पसंद आए ना आए, इस बार पूजा को तो अपनी भाभी के हाथ की बनी टिक्की पसंद आ गई थी। अगले दिन रात को खाने पर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है नैना। आज खाने में क्या बनाया है? आप बैठिए तो सही, मैं डाइनिंग टेबल पर अभी खाना लगाती हूँ। तभी नैना एक के बाद एक खाने की डिशेस लाती जाती है। अरे ये क्या बहू, आज इतना सब कुछ बना लिया खाने में? इतना सब कुछ देखकर तो लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई पार्टी हो। वाह भाभी, वेज स्प्रिंग रोल, नूडल्स, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मंचो सूप भी है। इतना सब कुछ एक साथ। इन सब की रेसिपी मैंने आज ही देखी थी। मुझसे कल के लिए रुका ही नहीं गया, तो मैंने आज सब कुछ बना डाला। तूने बना तो दिया, मगर पता है इस सब का खर्चा कितना बैठा होगा? माँ अब उसकी चिंता क्यों करती है? देखिए तो सही, नैना ने आज कितनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है। हाँ वो तो बात ठीक है, मगर सब साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं, सिवाय पूजा और नैना के। पूजा सुनो, किचन के आगे का काम तुम कर दो। आज मैं बहुत थक गई हूँ। क्या? प्लीज, कल तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी। इससे पहले पूजा कुछ और कह पाती, नैना बाकी का सारा काम छोड़कर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद पूजा का किचन में जाते ही किचन का हाल देखकर सर घूम जाता है। इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे, और ये क्या पूरी किचन का सामान इधर उधर फैला हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि किचन साफ करने में ही पूरी रात बीत जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि भाभी सिर्फ सब्जी रोटी बना देती। ये मैं कहाँ फंस गई। अगले दिन, सुनिए मोहित जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? नैना, आज घर में कुछ सादा खाना ही बना लेना प्लीज। कल इतना सब कुछ खाकर मेरी तबीयत ही बिगड़ गई थी। क्या? तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए कोई नई रेसिपी देखकर कुछ हेल्दी बना देती। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। कुछ नया ट्राई करने से बेहतर है कि तुम घर का सादा खाना ही खिला दो बस। नैना और मोहित दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी बीच में पूजा और उर्मिला भी आ जाते हैं। हाँ बहू, अब बहुत हो गई नई रेसिपी वैसिपी। अब बस घर में जैसे सादा खाना बनता है वैसा ही बनेगा। आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नैना की कुकिंग के शौक से घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। असल में तेरी कुकिंग का शौक हमारे घर का बजट बिगाड़ रहा है। सब्जियाँ, मसाले, राशन और गैस सिलेंडर, इन सब का खर्चा 4 गुना बढ़ गया है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ अब जरा अपनी कुकिंग के शौक को ब्रेक लगा, नहीं तो सब्जी रोटी बननी भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ भाभी, मुझसे भी अब रोज रोज किचन का इतना सारा काम नहीं होता। आप अपनी खाने की नई नई डिशेस बना कर तो चली जाती हैं, मगर बाद में पूरी किचन का हाल देखकर मेरा बुरा हाल हो जाता है। ये दोनों सही कह रहे हैं नैना, ये सब कभी कभी ठीक रहता है, रोज रोज इतना सब कुछ खाकर हम सबकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या मैं अब कोई नई रेसिपी ट्राई नहीं कर सकती? अच्छा चलो फिर कर लेना ट्राई, लेकिन महीने में सिर्फ 4 बार। तुम हर संडे नई डिश ट्राई कर सकती हो, मगर बाकी दिन जैसा माँ जी कहें तुम्हें वही बनाना होगा। अच्छा ठीक है। इस तरह ये तय हो जाता है कि नैना सिर्फ संडे को ही नई नई डिश बना सकती है, जिसके बाद से नैना संडे आने का बेसब्री से इंतजार करती है। संडे का दिन। मार्च किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ नया बना है। अरे भूल गई, आज संडे है, तेरी भाभी ने कुछ नया बनाया होगा। चल चल कर देखते हैं। पूजा और उर्मिला दोनों नैना के पास किचन में जाते हैं। तो आज क्या बना है नैना के किचन में बहू? कोरियन पोटैटो रोल और पैनकेक्स बनाए हैं मैंने आज। लीजिए खाकर बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ बहू, बहुत अच्छा बना है ये जो भी तूने बनाया है। भाभी एक आइडिया आया है, क्यों ना आप भी YouTube पर अपना फूड रेसिपी चैनल बना लो। अरे हाँ आइडिया, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल आया ही नहीं। लेकिन नाम क्या रखूंगी मैं चैनल का? अभी माँ ने कहा ना, नैना का किचन, यही नाम रख लीजिएगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। इस दिन के बाद से नैना भी अपनी रेसिपी की वीडियो YouTube पर बनाकर अपलोड करने लगती है और कुछ दिनों बाद नैना का चैनल फेमस हो जाता है, जिससे घर वाले भी खुश हो जाते हैं और नैना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो अब कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं बची। माँ से कहती हूँ कि मुझे कोई नई ड्रेस दिला दे। अंजलि अपनी माँ के पास जाती है और वो देखती है कि उसकी भाभी भी वहीं उसकी माँ के पास बैठी है। माँ सुनो ना, मुझे नई ड्रेस चाहिए कॉलेज फंक्शन के लिए। नई ड्रेस? तेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी ड्रेस है, उनमें से कोई भी पहन ले। नहीं माँ, मुझे नई ड्रेस चाहिए। तुम भूल गई अंजलि, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने नई ड्रेस खरीदी थी। ऐसा करो वही पहन लो अपने कॉलेज फंक्शन में। ओफो भाभी, वो अब पुरानी हो गई है, मैं उसे एक बार पहन चुकी हूँ और फिर दोबारा उसे नहीं पहनूंगी। आप तो जानती ही हैं कि मैं अपनी ड्रेसेस रिपीट नहीं करती, मुझे हमेशा ब्रांड न्यू ड्रेस चाहिए होती है। अगर कोई ड्रेस दोबारा पहन भी लोगी तो क्या हो जाएगा? ओफो भाभी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं माँ से कह रही हूँ ड्रेस के लिए, आपसे नहीं मांग रही, तो प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अंजलि क्या ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? दिला देंगे तुम्हें नई ड्रेस, ठीक है? ठीक है माँ। अगले दिन। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है भाभी? जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट लाइए, मुझे देर हो रही है। अंजलि तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम किचन से ले लो, मुझे घर के और भी काम है। क्या कहा आपने? मैं किचन में जाकर अपना ब्रेकफास्ट ले लूं? लगता है आप भूल गई हैं कि मैं किचन में कदम नहीं रखती। आप बाकी के काम बाद में कर लेना, मगर अभी मेरा ब्रेकफास्ट मुझे लाकर दे दीजिए। घर के काम भी करो और ऊपर से ननद के नखरे भी उठाओ। अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। बबीता अंजलि के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। ये क्या, पोहा और चाय? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? क्या आप नहीं जानती कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड टोस्ट और जूस लेना पसंद करती हूँ? जानती हूँ अंजलि, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट में यही है, इसीलिए आज तुम इसे ही खा लो, कल तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट बन जाएगा। रुकिए, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ, वही आपको समझाएगी। माँ, ओ माँ! अंजलि की आवाज सुनकर सुषमा उसके पास चली आती है और अंजलि उन्हें पूरी बात बताती है। बहू अंजलि कह रही है तो उसे उसकी पसंद का ही ब्रेकफास्ट बना कर दे दे। माँ जी, घर में बहुत काम है, मैं बस उन्हें ही करने जा रही थी। अंजलि तो अब काफी बड़ी हो गई है, अपना ब्रेकफास्ट तो वो खुद भी बना सकती है। देखा आपने माँ, ये मुझे किचन का काम करने के लिए कह रही हैं। इनसे कह दीजिए मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। अरे बेटी, तू भी क्यों नाराज हो रही है? क्या गलत कह रही है बहू? अब तू बड़ी हो गई है, छोटे मोटे काम कर सकती है। क्या माँ, अब आप भी भाभी की तरह मुझे लेक्चर देने लगी? अच्छा शांत हो जा, मैं छोटी बहू से कह देती हूँ, वो तेरे लिए नाश्ता बना देगी।
हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद घर की छोटी बहू सीमा अंजलि को उसका नाश्ता बनाकर देती है, जिसके बाद अंजलि अपने कॉलेज चली जाती है और सीमा बबीता के साथ घर के बाकी के कामों में जुट जाती है। दोनों आपस में बातें भी कर रही होती है। मैं बता रही हूँ सीमा, ये अंजलि के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हाँ दीदी, ये तो मैं भी अच्छी तरह देख रही हूँ। इतने नखरे तो हमारे भी नहीं थे शादी से पहले। ऊपर से हमारी माँ जी ने भी अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। आप सही कह रही है दीदी, ससुराल में कोई बहू के नखरे नहीं देखता। ये सब उन्हीं के ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंजलि दीदी का घर बस पाना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि की उम्र में तो मैं शादी करके यहाँ आ चुकी थी और कॉलेज भी पूरा होने वाला था। अब माँ जी को अंजलि के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। आज ही माँ जी से इस बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक है। कुछ दिनों बाद घर में अंजलि की शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू हो जाते हैं। जगह जगह से अंजलि के लिए रिश्ते आते हैं, मगर अंजलि उनमें कोई ना कोई कमी निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर देती है। अंजलि देख, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ये है उस लड़के की फोटो। मुझे नहीं देखनी कोई फोटो, आप ही देखिए। अब तक कोई भी रिश्ता मेरी पसंद का नहीं आया है। पता नहीं कौन कौन से लड़कों के रिश्ते ला रही हैं आप। क्या मतलब है तेरा? सब लड़के एक से बढ़कर एक है। अब तक जितने भी रिश्ते देखे हैं सब लड़के पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार के हैं उनका, और अच्छी नौकरी पर भी है। पता नहीं तुझे और क्या चाहिए? मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए, बिल्कुल किसी हीरो की तरह, जिसमें कोई क्लास हो, जो लग्जरी लाइफ जीता हो, जो बहुत अमीर हो और मुझे हर साल फॉरेन घुमाए और हर महीने लग्जरी ब्रांड से शॉपिंग कराए। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ऐसा कोई लड़का मिले तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तूने तो इतनी लंबी लिस्ट बता दी। इतना सब किसी एक लड़के में कैसे मिल सकता है? मिल सकता है माँ, आप कोशिश तो कीजिए। अच्छा तो एक बार इस लड़के की फोटो तो देख ले, क्या पता तुझे पसंद आ जाए। ये लड़का विदेश से पढ़ाई करके आया है, क्या पता तुझे शादी के बाद विदेश घुमाने भी ले जाए। क्या सच में? तो ये बात आपने पहले बताई क्यों नहीं? अच्छा लाइए लड़के की फोटो दिखाइए। अंजलि लड़के की फोटो देखती है। वैसे लड़का ज्यादा अच्छा तो नहीं, मगर ठीक ठाक ही है। थोड़ा फैशन स्टाइल पर ध्यान देना होगा। चलो ये तो मैं सुधार लूंगी। मगर ये लड़का शादी के बाद मुझे विदेश घुमाने के लिए राजी हो जाता है तो इसके परिवार को शादी की बात करने के लिए घर बुला लीजिए। क्या सच में? तो आगे बात करूं मैं इस लड़के से। हाँ माँ, शुभ काम में देरी किस बात की। अगले दिन। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ इतनी निराश होकर क्यों बैठी है? मत पूछ बहू, मुझे तो अंजलि की बड़ी चिंता सता रही है। अंजलि की चिंता? क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया उन्होंने? अंजलि के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि कोई लड़का उसे पसंद नहीं आ रहा। एक से बढ़कर एक अच्छे लड़के मैंने उसे दिखा दिए, मगर वो किसी से शादी नहीं करना चाहती। एक ना एक दिन तो ये होना ही था माँ जी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि अंजलि अब बड़ी हो गई है, उन्हें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अरे माँ जी, उस लड़के का क्या हुआ जिसे अंजलि ने हाँ कर दिया था, और आज आप उसके परिवार से बात भी करने वाली थी। हाँ, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? उनका कहना था कि लड़की की पहले से ही इतनी डिमांड है, शादी से पहले ही इतने नखरे हैं तो शादी के बाद क्या होगा। इतना कहकर उन्होंने इस रिश्ते को कैंसिल कर दिया। फिर तो ये वाकई में चिंता की बात है माँ जी। हाँ बहू, अब तुम ही दोनों कुछ करो। आप फिक्र मत करिए माँ जी, हम कुछ करते हैं। अगले दिन। अंजलि यही आ रही है, शुरू हो जाओ। ठीक है। अंजलि को शादी के लिए तैयार करने के लिए बबीता का प्लान रेडी था। आप ठीक कह रही है, हमारी अंजलि दीदी तो ऐसे ही कुंवारी रह जाएंगी, और नहीं तो क्या। अगर इतने नखरे दिखाएंगी और हर रिश्ता कैंसिल कर देंगी तब तो उन्हें जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ सकता है, क्योंकि एक उम्र के बाद रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। यानी अंजलि हमेशा इसी घर में रहेगी और उन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। अंजलि ये सब बातें सुन ही रही थी और टेंशन में आ जाती है कि कहीं सच में तो वो हमेशा के लिए कुंवारी नहीं रह जाएगी, जिसके बाद वो अपनी माँ से नए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है।
जिससे सुषमा की भी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन चिंता खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी वही था कि आखिर शादी के बाद अंजलि के नखरे उठाएगा कौन, जिसका जवाब अब सुषमा की दोनों बहुओं के पास भी नहीं था।